हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे जो मोस्ट यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके 4 नंबर में पूछता है आपके एग्जाम में। तो मैं 3 सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेके आई हूँ और पूरी बुक से, यानी कि आपका एक चैप्टर या 2 चैप्टर से नहीं है। आपके जितने भी बायोलॉजी में 10th क्लास गए हैं, जितने भी बायोलॉजी में चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर से 3 मोस्ट यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न है वो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? 3। ठीक है, 3 तो क्या है इंपॉर्टेंट, यानी कि जो क्या है महत्वपूर्ण, क्या है 3 लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में कितने नंबर पूछता है? 4 अंक का आता है। ठीक है, 4 नंबर में आपके जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि पुनरुद्ध भवन तथा मुकुलन में विभेद कीजिए। ठीक है, क्या यानी कि पुनरुद्ध भवन को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। ठीक है, पुनरुद्ध भवन को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन, या पुनरुद्ध भवन को हम एक नाम और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं पुनर्जनन। ठीक है, पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनरुद्ध भवन बोलते हैं या तो रीजनरेशन बोलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है कि पुनरुद्ध भवन तथा मुकुलन में विभेद कीजिए, यानी कि पुनरुद्ध भवन क्या होता है और मुकुलन क्या होता है। तो पुनरुद्ध भवन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। और मुकुलन को हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुकुलन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। और पुनरुद्ध भवन को एक नाम और जानते हैं हम, जिसको बोलते हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन हम बोलते हैं ना कि पुनर्जनन जिसका दोबारा से क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो क्या हम मानव का दोबारा से पुनर्जनन होता है हमारे अंदर? नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर पुनर्जनन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि अगर किसी भी कारणवश उनकी जो बॉडी का जो पार्ट होता है वो कट जाए या हम जानबूझ के उसको काट दें, तो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो रीजनरेशन करके वो अपने उस पार्ट को, अपने जो बॉडी पार्ट उसका कटा हुआ है उसको पहले के जैसे वो ढाल सकते हैं, यानी कि पहले के शेप में, पहले के आकार में वो ला देते हैं। तो वो क्रिया क्या कहलाती है? रीजनरेशन कहलाती है, या पुनरुद्ध भवन कहलाती है, या पुनर्जनन कहलाती है। ठीक है, अब बडिंग में क्या होता है? मुकुलन यानी कि एक हाइड्रा नाम का प्लांट होता है, यानी कि जो बड निकलते हैं प्लांट्स में। आप सभी लोग बड देखे ना, जिसको मुकुल बोलते हैं। तो बड के द्वारा क्या होता है? एक नए प्लांट, यानी कि अगर एक पौधा है, एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा का एक प्लांट है, तो उनमें जो बड यानी कि जो मुकुल निकलता है उसके द्वारा क्या होता है कि सेम हाइड्रा के जैसा एक नए प्लांट की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है? हमारी बडिंग कहलाती है, यानी कि मुकुलन कहलाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या है? यानी कि विभेद कीजिए, यानी कि अंतर को आप बताइए। तो पहला इसमें क्या है कि जीवधारियों के टूटे लघु भाग, या ठीक है, यानी जो जीवधारी होते हैं उनके टूटे लघु भाग, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, लघु भाग, कटे हुए भाग या कटे हुए भाग नए जीवधारी का निर्माण करते हैं। यानी कि किसी भी कारण जो कुछ जीवधारी जो होते हैं या कुछ जीवधारी के अंदर, देखो प्लांट्स में क्या है? जीवधारी है। ठीक है, जीव है कि नहीं है? क्योंकि देखो जीव हम किसे बोलते हैं? जिनके बॉडी में सेल प्रेजेंट हो वो क्या होते हैं? जीवित जीव बोलते हैं। ठीक है, जिसके बॉडी में सेल प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीवित जीव बोलते हैं। तो भाई जो प्लांट्स हमारा होता है, तो प्लांट्स में तो सेल पाई जाती है, प्लांट्स में सेल पाई जाती है ना। जैसे पौधे का जो निर्माण हुआ था उसमें भी क्या होता है? कोशिका होता है, टिश्यू होता है, ये सारी चीज क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो क्या है कि जीवधारी के टूटे लघु भाग, ठीक है, जीवधारी के टूटे लघु भाग या कटे हुए भाग नए जीवधारी का निर्माण करते हैं। यानी कि किसी भी कारणवश क्या होगा? जब जीवधारी का जो भाग होगा वो कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या होता है कि वो नए जीव का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब मुकुलन में यानी बडिंग में क्या होता है कि मुकुलन में जनक के शरीर के लघु भाग या कलिका के रूप में बढ़ते हैं। ठीक है, जो मुकुलन में क्या होता है, यानी कि जो जनक होता है, ठीक है, जनक किसको बोलते हैं? जो मान लो पिता, ठीक है, जिससे जनक संतति क्या करता है? जन्म देता है। तो जनक के शरीर के लघु भाग
ठीक है, या कलिका के रूप में बढ़ते हैं तथा ये अलग होकर नए जीवधारी बनाते हैं। यानी कि जो लघु भाग होता है या तो कलिका के रूप में जो बड़ निकलते हैं, वो क्या करते हैं कि अलग होके, यानी कि उससे अलग हो जाते हैं और एक नए जीवधारी का उत्पत्ति करते हैं या बनाते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि छिपकली हिंसक जानवरों से बचने के लिए अपनी पूंछ गिरा देती है। ठीक है, जो छिपकली होती है सॉरी, तो क्या करती है हिंसक जानवरों से के लिए, यानी कि जिसको मतलब जिस जीव से, जिस जानवर से उसको क्या करता है कि अपने आप को हिंसक यानी कि असुरक्षा महसूस होती है, तो उससे बचने के लिए छिपकली क्या करती है कि अपने पूंछ को क्या कर देती है, गिरा देती है, जिसका पुनर्निर्माण हो जाता है। यानी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि जो हिंसक जानवर होते हैं, जो छिपकली को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस जानवर से बचने के लिए छिपकलियां क्या करती हैं कि जो उनकी टेल होती है, जो पूंछ होती है, उसको क्या कर देती है, वो गिरा देती है। फिर जो क्या करता है पुनः, यानी कि उसमें वो रीजनरेशन करके पुनः वो निर्माण हो जाता है। यानी कि अगर पूंछ गिर गई तो उनमें फिर से रीजनरेशन होगा और उससे फिर पहले जैसे सेम पूंछ थी वैसा टिल का निर्माण होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन। यानी कि ये क्रिया क्या होगी, रीजनरेशन होगी। किसके अंदर, छिपकली के अंदर। क्लियर। दूसरा क्या है कि हाइड्रा पुनर्जनन कोशिकाओं का प्रयोग करके, ठीक है, जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा आपका क्या होता है, एक प्लांट होता है। तो हाइड्रा क्या होता है, और हाइड्रा पुनर्जनन कोशिकाओं का प्रयोग करके मुकुलन द्वारा जनन करता है। सॉरी, हाइड्रा क्या होता है, जीव होता है। ठीक है, जनन करता है और हाइड्रा में विशिष्ट स्थल पर कोशिकाओं के पुनरावृत्ति विभाजन द्वारा मुकुल बहिर्वृद्धि के रूप में विकसित होती है। यानी कि जो हाइड्रा होता है उसके विशिष्ट स्थल कोशिकाओं पर क्या होता है, पुनरावृत्ति करके, यानी कि रीजनरेशन करके क्या होता है, विभाजन होता है और विभाजन के द्वारा क्या होता है, मुकुल बहिर्वृत्ति के रूप में विकसित होता है। क्या निकलते हैं, मुकुल निकलता है। अगला क्या है कि प्लिनेरिया को किसी भी संख्या में काटा जा सकता है तथा ठीक है, उसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, उसका फिर से निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अगला आपका दूसरा क्या है कि मेंडल के प्रयोगों के आधार पर अप्रभावी तथा प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण को क्या किया, फिर समझाइए। देखो क्वेश्चन क्या है कि मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण समझाइए। यानी कि जो मेंडल ने क्या किया था, जब प्रयोग किया था, तो प्रयोग के दौरान क्या होता है, जो अप्रभावी लक्षण होता है और जो प्रभावी लक्षण होता है उसको समझाइए। तो इसमें क्या हुआ था कि मेंडल ने 2 विकल्पी मटर के पौधे चुने। ठीक है, जो मेंडल क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। मेंडल क्या है, एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या किया कि 2 विकल्पी, ठीक है, 2 विकल्पी मटर के पौधे को चुने। जैसे लंबे पौधे जो कि लंबे मटर के पौधे ही पैदा करते थे, उन्होंने क्या लिया कि लंबे पौधे जो क्या करते थे, लंबे मटर के पौधे ही क्या करते थे, पैदा करते थे, यानी कि उत्पन्न करते थे। ठीक है, तथा बौने मटर के पौधे ही बौने मटर के पौधे, यानी कि जो क्या और क्या लिए उन्होंने, बौने मटर के पौधे लिए जो कि क्या करते थे कि बौने मटर के पौधे क्या करते थे, उत्पन्न करते थे। ठीक है, आगे मेंडल ने इन दोनों पौधों का संकरण कराया। ठीक है, मेंडल ने क्या किया कि इन दोनों पौधों का क्या किया, संकरण कराया। संकरण का मतलब क्या होता है, क्रॉस कराया। ठीक है, क्या कराया, संकरण कराया। तो प्रथम संतति पीढ़ी, ठीक है, क्या है, प्रथम संतति पीढ़ी, यानी कि F1 पीढ़ी जो हमारी होती है, तो प्रथम संतति पीढ़ी में सभी मटर के पौधे लंबे उगेंगे। ठीक है, क्या होंगे, लंबे उगेंगे। और इसका अर्थ यह है कि लंबाई का लक्षण ही F1 पीढ़ी संतति में दिखाई दिया और बौनेपन का लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जो मेंडल थे, ठीक है, जो मेंडल क्या है, एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया कि दो विकल्पी मटर के पौधे को चुने। विकल्पी मतलब अलग अलग प्रकार के मटर के पौधों को उन्होंने चुना। एक उन्होंने क्या लिया, एक लंबा पौधा, ठीक है, एक उन्होंने क्या लिया, लंबा पौधा, जो सिर्फ क्या करता था कि लंबा पौधा ही उससे उत्पन्न होगा, यानी कि वो लंबे पौधे की हो, सॉरी, लंबे पौधे को ही क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। और दूसरा उन्होंने क्या लिया, बौना मटर का पौधा, ठीक है, किसका पौधा, बौना पौधा, जो कि क्या करेगा, सिर्फ, ठीक है, जो कि केवल क्या करेगा, बौने पौधे को ही उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो जब मेंडल ने क्या किया कि एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया, ये सिर्फ लंबे को ही जन्म देगा और ये सिर्फ बौने को ही जन्म देगा, ठीक है, इतना क्लियर। फिर उन्होंने क्या किया कि मेंडल ने इन दोनों पौधों का क्या कराया, संकरण कराया, ठीक है, क्या कराया, संकरण कराया, तथा प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी मटर के पौधे लंबे उगेंगे, जो कि आपको यहाँ दिखे, ठीक है। यानी कि जो मेंडल क्या थे, दो विपरीत लक्षण वाले मटर के पौधे लिए, एक क्या है आपका लंबे पौधे हैं और यहाँ पे क्या है, बौने पौधे, ठीक है, क्या आपका लंबा पौधा और बौना पौधा। तो देखो जो क्रॉस यानी कि संकरण कराया, क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के बाद जो F1 पीढ़ी है, ठीक है, यानी कि प्रथम संतति होगी, उसमें सभी क्या होंगे, लंबे पौधे, यानी कि 100 क्या होंगे, सभी क्या होंगे, लंबे पौधे होंगे, ठीक है, क्या होगा, सभी क्या होंगे, लंबे पौधे उगेंगे। इतनी बात क्लियर। आगे जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में 100 परागण कराया, तो F2 पीढ़ी में, यानी कि जो F2 यानी कि जो दूसरी संतति, ठीक है, दूसरी पीढ़ी, तो F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण दिखाई दिए, ठीक है, क्या हुआ, जो F2 पीढ़ी हमारी आई, उसमें क्या हुआ कि दोनों लक्षण दिखाई दिए, अर्थात लंबे पौधे भी और बौने पौधे भी, यानी कि 3:1 के अनुपात में, ठीक है, 1:3 के अनुपात में थे। और इसका अर्थ क्या है कि यह है कि लंबे होने का लक्षण प्रभावी और बौने होने का लक्षण क्या है, अप्रभावी है। यानी कि क्वेश्चन आपका क्या था कि मेंडल के नियम, यानी कि जो मेंडल थे, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण को समझाइए। तो जो लंबा, जो पौधे क्या हुए, लंबे हुए, तो किसको शो किए, प्रभावी लक्षण को, ठीक है, किसको शो किए, प्रभावी लक्षण को। और जो पौधे क्या हमें बौने हुए, वो किसको शो किए, अप्रभावी लक्षण को। क्लियर। फिर से समझ लो कि क्या हुआ, मेंडल ने क्या किया, दो विपरीत लक्षण को, ठीक है, क्या किया, दो विपरीत यानी कि लंबे पौधे और बौने पौधों को लिया, संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे उगेंगे, यानी कि जो संतति उत्पन्न ही हुई, वो क्या हुए, सभी क्या हुए, लंबे, यानी कि क्या हुआ आपका TT। जब इसमें क्या किया, उन्होंने 100 परागण कराया, तो 100 परागण कराने के दौरान इसमें लंबे पौधे भी उगे और बौने पौधे भी आए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 3:1 का जो हमारा क्या होता है, अनुपात, और इसी को हम बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है, क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। क्वेश्चन आता है आपको कि फिनोटाइप क्या होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर सबको, क्लियर सबको इतना, एक क्वेश्चन सबको समझ में आया। अगला, ठीक है, हो गया। और यह प्रदर्शित है कि F1 पौधे द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों में विकल्पी लक्षणों की वंशानुगति हुई। यानी कि क्या हुआ कि जो F1 पौधे द्वारा लंबाई एवं बौनापन दोनों में विकल्पी लक्षणों की वंशागति हुई। यानी कि जब क्या हुआ कि दो विकल्पी मटर के पौधों को लिए उन्होंने क्रॉस कराया, तो जो उनकी F1 पीढ़ी थी, उनमें क्या हुआ कि सिर्फ लंबे पौधे, यानी कि सिर्फ प्रभावी लक्षण ही शो किया, ठीक है, क्या दिखा, सिर्फ प्रभावी लक्षण ही शो किया। लेकिन जब F1 पीढ़ी में क्या किया गया, 100 परागण कराए उन्होंने, तो 100 परागण कराने के दौरान उनको क्या हुआ, प्रभावी लक्षण भी दिखे और अप्रभावी भी लक्षण दिखे, यानी कि लंबे पौधे भी प्राप्त हुए और बौने पौधे भी प्राप्त हुए। किससे, F1 पीढ़ी से। किसमें आए, F2 पीढ़ी में, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में लंबाई वाला और विकल्पी अपने आप को व्यक्त कर पाया, क्योंकि यह वह प्रभावी विकल्प है और बौनेपन अप्रभावी विकल्प है, ठीक है। जो लंबापन होगा वो क्या होगा, प्रभावी विकल्प है, और जो बौनापन होगा वो क्या होगा, अप्रभावी विकल्प है। क्लियर सबको। अगला क्वेश्चन, अगला देखो आपको क्या है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखो
मानव शरीर में कोशिका में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, हम लोग बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग बात किए थे कि जो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। और जोड़े की बात हम करेंगे तो कितनी होती है, 23 जोड़े होती है। जोड़े की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, 23 जोड़ा होता है। देखो क्या होता है कि इसमें 22 जोड़े में माता पिता के जीन तथा पिता के जीन की प्रतिलिपि होती है, यानी कि जो दो क्रोमोसोम होता है उसमें जीन भी प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, जो जीन होता है वो प्रेजेंट होता है। तो जो 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वह मेल का यानी कि माता का, और जो पिता का जो क्रोमोसोम होता है यानी कि जो गुणसूत्र होता है उनमें जो जीन होता है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, वो समान होते हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन मनुष्यों में लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते। ठीक है, यानी कि प्रतिलिपि होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, लेकिन क्या होता है कि यह मनुष्य के अंदर जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है उसमें क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो 23वीं जोड़ी, ठीक है, क्या होता है, जो 23वीं जोड़ी को सेक्स गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, जो 23वां जोड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, जो कि क्या होते हैं, एक दूसरे से असमान होते हैं। स्त्री में क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई होता है। बाकी जो 22 जोड़े होंगे वो पुरुष में भी क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, और स्त्री में भी क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। ये क्या होते हैं, समान जीन प्रतिलिपि के होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं। तो लिंग निर्धारण में जो भाग लेता है वो कौन सा लेता है, 23वां जोड़ा लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ये एक दूसरे के समान नहीं होते। इनमें से एक जो गुणसूत्र होता है वो मैच करता है, यानी कि एक एक्स एक्स तो करता है, लेकिन ये वाई क्या करता हो, एक पुरुष में क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, क्लियर इतना। महिला एक्स एक्स गुणसूत्र और पुरुष एक्स वाई गुणसूत्र। ठीक है, महिला में क्या है कि एक्स एक्स गुणसूत्र, और पुरुष में क्या हो गया आपका, एक्स वाई गुणसूत्र। तो इन कोशिकाओं को पुरुषों और महिलाओं दोनों में गैमेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या बनाने के लिए, गैमेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए, गैमेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। एक बच्चा जो अपने पिता से एक्स गुणसूत्र लेगा, ठीक है, अगर वो क्या करेगा, कोई बच्चा है, यानी कि देखो जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जब बच्चे का लिंग निर्धारण की प्रोसेस होता है, तो उसके दौरान क्या होगा कि जब एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा क्या करेगा, अगर अपने पुरुष से यानी सॉरी अगर पुरुष यानी कि अपने पिता से एक्स गुणसूत्र लेगा तो क्या होगा, अगर वो क्या करेगा, एक्स गुणसूत्र लेगा तो क्या होगी, लड़की होगी। ठीक है, क्या होगी, लड़की होगी। और जो पिता द्वारा वाई गुणसूत्र लेगा वह क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है, देखो लड़का होगा या लड़की होगी यह डिपेंड किस पे करता है, पिता पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखो जो माता का क्रोमोसोम होता है वो दोनों समान होता है, क्या होता है, एक्स एक्स होता है। लेकिन जो पुरुष होता है, जो फीमेल होता है, उनका जो क्रोमोसोम होता है, जो लिंग सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, समान नहीं होते, यानी कि भिन्न भिन्न होते हैं। एक एक्स होता है और एक क्या होता है, वाई होता है। तो अगर पिता जो बच्चे को एक्स गुणसूत्र एक्स क्रोमोसोम देगा तो वो क्या होगा, लड़की होगी। ठीक है, अगर वो वाई गुणसूत्र यानी कि वाई क्रोमोसोम देता है तो क्या होगा, लड़का होगा। तो यह डिपेंड किस पे करेगा, पुरुष पे डिपेंड करता है, ना कि फीमेल पे। ठीक है, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगा यह किस पे निर्भर करेगा, एक पिता पे करेगा, यानी कि मेल में पुरुष पे डिपेंड करेगा। क्लियर इतना सबको आया समझ में। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो यही प्रोसेस आप क्या करना, उसको लिख देना। ठीक है, आया सबको समझ। किस पर डिपेंड करेगा, पुरुष पे करेगा, यानी कि पिता पे करेगा। क्यों करेगा, अगर एक्स देगा तो लड़की होगी और वाई देगा तो क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको क्या कर लेना, ये जो तीन क्वेश्चन आपके थे पूरे बुक से थे, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तैयार कर लेना, ताकि जब आपका बोर्ड एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से क्या करो, खुशी मन से क्या कर सको, सॉल्व कर सको। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करिए, टाइम अपने पढ़ाई स्टडी का टाइम बढ़ा दीजिए, कम से कम 12 से 13 घंटे से तो कम करिए मत, क्योंकि देखो यही बोर्ड एग्जाम है, बार बार तो बोर्ड में आपको बैठना नहीं है। तो यही जो आपके पास
टाइम है, बहुत कम समय रह गया है, तो उस कम समय में अच्छे से अच्छे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में पढ़ के आप क्या करें, अच्छे नंबर लाएं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही आज की क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो और भी जो मतलब जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।